दोस्तों, हमें अक्सर हमारे आसपास में, हमारे मोहल्ले में, कई जगह जाने के समय बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनको मदद की बहुत ज़रूरत है, जो हमेशा किसी न किसी से हेल्प मांगते रहते हैं। ऐसा हर जगह मिलता है। जैसे कि आप अस्पताल में जाइए, तो अस्पताल में, खासकर सरकारी अस्पताल में, लोगों को इलाज के लिए दिक्कत होता है। समय पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कोई टेस्ट करना है, कुछ भी करना है तो समय पे नहीं होता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश के कुल आबादी के 60% से ज़्यादा लोग सरकारी सुविधाओं पर निर्भर हैं। ऐसे हालात में जब उनको सरकारी अस्पताल में सही समय में इलाज के लिए मदद नहीं मिलता है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो उनको मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में शिफ्ट होना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत महंगा होता है, फिर भी परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए हर सब कुछ दांव पे लगा के लोग कोशिश करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबका बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में इलाज के नाम पे लूट होता है। और इतना कुछ देने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार के प्रियजन को जिंदा वापस लेके आ नहीं पाते हैं, और मरने के बाद भी कभी कभी लाश लेके नहीं आ पाते। हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, जिन बैंकों में लोन मिलने का सुविधा है। लेकिन जब कोई वही 60% आबादी जिनके पास सिर्फ खाने भर के पैसा नहीं होता है, वो जब कुछ करने के लिए 50,000, 1 लाख या 2 लाख लोन मांगने बैंकों में जाते हैं, तो पहला सवाल ये होता है कि उस बैंक में वो आदमी का अकाउंट है या नहीं। अकाउंट होने के बाद में ये देखा जाता है कि उसका ट्रांजैक्शन कैसा है, लेन देन क्या था। एक गरीब आदमी जिसको खाने भर का पैसा नहीं होता है, उसका लेन देन अच्छा तो होगा ही नहीं। तो ऐसे हालात में बैंक वाले सीधा मना कर देते हैं उस आदमी को, उस तकलीफ में उस मजबूर आदमी को लोन देने के लिए। लेकिन वो बैंक वाले ऐसा भी कर सकते हैं कि उस आदमी का कैरेक्टर कैसा है, वो आदमी सही में कैसा है, ये जानने के लिए उनके पास सर्वे का टीम होता है। वो सर्वे कर सकता है कि ये आदमी वाकई कैसा है। उसको थोड़ा लोन देके उसको कोशिश कर सकता है कि उसको देखने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन उनको सीधा मना कर देते हैं। फिर वो आदमी प्राइवेट बैंकों में जाता है, जहां हिसाब जोड़ेंगे तो 23 से 24% इंटरेस्ट आता है सालाना। वहां से इंटरेस्ट दे के लोन लेने के लिए मजबूर होता है वो आदमी। फिर आइए सरकारी स्कूलों में, देश की आबादी के जिस परसेंटेज में वृद्धि हुई है, उस परसेंटेज के हिसाब से सरकारी स्कूलों का वृद्धि नहीं हुआ है। तो ऐसा होता है कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो वो लोग को प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को शिक्षित करना। और वहाँ महंगा फीस देके बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, और उसके बाद भी टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पे
ये लोग साल भर उस पेरेंट से पैसा लेते रहते हैं। उसके बाद सरकारी दफ्तरों में जहां बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे पेपर्स निकलना पड़ता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स निकलना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट से लेकर बहुत कुछ, वहां भी एक साधारण आदमी को एक दिन में काम नहीं होता है। वहां बहुत सारे दलाल घूमते रहते हैं। दलाल को पैसा देंगे तो जल्दी काम होगा, नहीं होने से आपका पेपर सही भी होगा तो आपका काम जल्दी नहीं होगा। उसको हफ्ता भर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी काम नहीं हो पाता है। तो जिसके पास पैसा है वो दलाल को पैसा देके 1 घंटे में जो काम करता है, एक गरीब आदमी हफ्ता भर में वो काम नहीं कर पाता है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो तकलीफ में हैं, उनको मदद की जरूरत है, फिर भी ऐसा लगता है कि उनको मदद नहीं मिल रहा है। तो आज का ये बड़ा सवाल है कि क्या हमारे देश में मदद करने वाले लोगों की कमी है? तो दोस्तों, चलते हैं हमारे देश में मदद करने वाले लोगों की संख्या और उनकी विस्तार के ऊपर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं हमारे संसद भवन से। संसद भवन में 2 सदन होता है। 2 सदन में 790 सांसद होते हैं और ये 790 सांसद कभी ना कभी समाज सेवा में अपने आप को निछावर कर दिए होंगे। सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए अपना सुख चैन विसर्जन दे के लोगों के बीच में आए होंगे। लोग उनसे इतना खुश हुए होंगे कि इनको धीरे धीरे संसद तक पहुंचाए हैं अपने वोट देके। इनमें से 790 सांसद में से एक प्रधानमंत्री होते हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जिनको ज़्यादा संख्याबल होता है वो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जिनको संख्याबल कम होता है वो विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन वो सब समाज के सेवा के लिए व्रत ले चुके हैं और इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद हम अगर प्रदेशों की तरफ रुख करते हैं तो हमारे देश में 28 प्रदेश है, 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज लेके कुल मिलाकर 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है। इन 28 स्टेट में 28 मुख्यमंत्री होते हैं और ये सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के 4000 से ऊपर एमएलए होते हैं। वो भी सांसद की तरह जनता की वोट से चुन के आते हैं। वो भी कभी ना कभी जनता की सेवा में अपने आप को निछावर किए होंगे और उसके बाद जनता उनसे, उनका सेवा से खुश होके उनको एमएलए तक पहुंचाए होंगे। और उनमें करीब 500-550 एमएलसी भी है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, वो भी है। वो भी जनसेवा में ही नियुक्त है, निःशुल्क। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको पैसा का कोई लोभ नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा ही उनको करना है। उसके बाद स्टेट के बाद अगर हम आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। हमारे देश में जब हमको ये आंकड़ा मिला तब 766 यानी कि 766 डिस्ट्रिक्ट्स है। उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद, ऐसा कुछ संगठन है, कुछ चुने हुए लोगों का संस्थाएं हैं। वो भी जनता की वोट से चुन के आते हैं। वो भी वैसे ही जनता की सेवा के लिए तत्पर है। उसके बाद सब डिविजन्स, ब्लॉक, ऐसे करके हम ग्राम पंचायत की तरफ आते हैं। तो हमारे देश में कुल मिलाकर 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत है और इन सारे ग्राम पंचायत में करीब करीब 32 लाख चुने हुए मेंबर्स हैं
जो जनता की वोट से सीधा चुन के आते हैं। हमारे देश में अर्बन लोकल बॉडीज का टोटल जो मेंबर्स है वो भी लगभग 3 लाख हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ऐसे जनता के पॉपुलेशन के हिसाब से आते हैं। और ये 3 लाख भी जनता की वोट से चुन के आते हैं। तो इन सब को जोड़ा जाए तो जनता की वोट से चुने हुए लोगों की संख्या करीब करीब 40 लाख होता है। और जनता की वोट से चुने हुए जो समाज सेवक है उनके अलावा भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज के टोटल्स जो पदाधिकारी होते हैं उनका भी एक संख्या होता है। तो अगर हम नीचे से शुरू करें तो हमारे देश में करीब करीब 12 लाख पोलिंग बूथ हैं, यानी कि पोलिंग स्टेशन है। और देश के बड़े जो दल हैं, बड़े जो पार्टीज हैं, उनका जो कमिटीज है, जिसको बूथ कमेटी या तो ऐसे ही कोई दूसरे नाम पे जाना जाता है, वो लगभग हर बूथ में है, मौजूद है। अगर हम 10 आदमी का भी एक कमेटी को पकड़ते हैं तो 12 लाख पोलिंग बूथ में कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख मेंबर्स होते हैं, वो भी सत्ता पक्ष के, जहां जो सत्ता में है। और उतना ही सब पार्टीज को मिला के भी हम एक एक पकड़े तो उतना ही, यानी कि और 1 करोड़ 20 लाख पदाधिकारी होते हैं जो विपक्ष में रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख और चुने हुए 60 लाख, यानी कि 3 करोड़ लोग हैं जो बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी प्रॉफिट के जनता की सेवा में तत्पर है, खुद अपने जीवन को निछावर कर दिए हैं। उसके बाद हमारे देश में सरकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, उनकी संख्या भी लगभग 50 लाख है और ये लोग भी जनता के सेवा के लिए नियुक्त हैं। तो इन दोनों को मिलाया जाए तो 3 करोड़ 50 लाख होते हैं। उसके बाद जो चुने हुए नहीं हैं, जो हार गए हैं इलेक्शन में, जो पहले जीते हुए हैं या अभी हार गए हैं, जिनको हम फॉर्मर के नाम पे जानते हैं, फॉर्मर ऐसे करके जानते हैं, वो भी एक एक फॉर्मर पकड़ेंगे तो 40 लाख चुने हुए लोग के अगेंस्ट में 40 लाख फॉर्मर भी है। तो इन सब को मिलाया जाए तो 4 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जो गरीब जनता की मदद के लिए खड़े हैं। तो हमारे देश में करीब 27 करोड़ परिवार हैं और उनमें से हमारे देश के कुल आबादी के 3 करोड़ लोग विदेश में रहते हैं और वहाँ से इनकम करके हमारे देश के में उनका जो परिवार है उनको चलाते हैं। तो हम अगर 3 करोड़ विदेशियों को जोड़ेंगे तो वो भी 2 करोड़, मिनिमम 2 करोड़ परिवार को बाहर के पैसा से चला रहे हैं। दोस्तों, पैसे की बात इसलिए आया है क्योंकि मदद किसी भी तरह का हो, ये आखिर में फिनेंशियल असिस्टेंस ही होता है, आर्थिक मदद ही होता है। जैसे अस्पताल में इलाज करने जाए तो महंगा इलाज के लिए उनको आर्थिक मदद चाहिए, ऑफिस में दलाल को पैसा देना है तो भी आर्थिक मदद चाहिए, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में दाखिला करना है या तो हायर एजुकेशन में भेजना है तो भी आर्थिक मदद चाहिए। ऐसे करके हर जगह पे भी बैंक का लोन भी लेना है तो उनको आपको अच्छा ट्रांजैक्शन चाहिए बैंक में, तो भी उनको आपको अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए या तो अच्छा गारंटर चाहिए, तो भी पैसा वाला आदमी की ज़रूरत होता है। तो ये 27 करोड़ परिवार में से अगर हम 2 करोड़ परिवार को छोड़ दें
तो करीब करीब 25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो सीधा सीधा जनता के जो सेवक है उनका पर निर्भर हैं। उन 25 करोड़ परिवार में से भी 1 करोड़ ऐसे परिवार है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा से अच्छा तनख्वाह में काम कर रहे हैं। तो उनको भी हम छोड़ दे 1 करोड़ परिवार को, तो 24 करोड़ परिवार आता है। तो 24 करोड़ परिवार में अगर 4 करोड़ लोग समाज सेवा में नियुक्त हैं, तो हिसाब से 6 परिवार में एक आदमी है हमारे देश में, हर 6 परिवार में एक आदमी कम से कम है जो सीधा सीधा लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं, तत्पर हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि हमें बसों में, ट्रेनों में, सड़कों पे हमेशा हाथ फैलाए हुए आदमी को देखने मिलता है, भीख मांगते हुए आदमी को देखने मिलता है? क्यों क्यों ऐसा होता है? तो इसका एक कारण जो मुझे लगा कि ये है कि बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है मदद करने वाले लोगों के साथ मदद मांगने वाले लोगों की। इस कम्युनिकेशन गैप को अगर दूर किया जाए तो हमारे देश में किसी को भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 परिवार में एक मदद करने वाला अगर है तो किसको भीख मांगने की जरूरत होगी। और ये जो एक मदद करने वाला है वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा नहीं वो अकेला है, वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वो अकेला अगर मदद नहीं भी कर पाएगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उनसे मदद मांग सकता है उस तकलीफ में रहा हुआ परिवार को मदद करने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन गैप हमको हमेशा देखने मिलता है। हम हमेशा देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि कुछ लोग मदद करने के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं, पोस्ट करते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में पोस्ट करते हैं कि कोई मरा हुआ आदमी जो मर गया है उनके परिवार को देखने गए हैं, वहाँ संवेदना व्यक्त करने गए हैं। कोई बीमार में है तो उनको देखने गए हैं, कोई तकलीफ में है तो उसको 2 किलो चावल, 1 किलो आलू जैसा कुछ सामान दे के उसकी मदद कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम मदद करने के लिए तैयार है, हम आपको मदद करना चाहते हैं। लेकिन मदद मांगने वाला आदमी को उनका पता नहीं है, उनके पास जा नहीं पाता है। इस हालात में मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कि अगर बूथ लेवल में जो समाज सेवी लोग जो सिर्फ लोगों की भला करने के लिए 24 घंटे तत्पर है, आप लोग अगर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और आप किस विषय में मदद कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जो भी क्षेत्र में आप मदद कर सकते हैं, उस क्षेत्र का नाम भी दे दे। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक समाज सेवी के मथे पे सबसे ज्यादा 6 परिवार का मदद करना है, तो उन मदद मांगने वालों को बहुत सुविधा हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मदद मांगने वाले और मदद करने वाले लोगों में संपर्क साधने का और मदद मांगने वाले लोगों का जो परिस्थिति है, किस हालात में है, वो समाज को बताने का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो है देश की मीडिया के ऊपर। लेकिन हमारे देश के मीडिया, जिनको ये मालूम है कि हमारे देश में इतना समाज सेवी है कि इस काम में उनको व्यस्त होने का जरूरत नहीं है, इसलिए वो देश की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय जो विषय है उन पे ज्यादा समय दे रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, रशिया का परमाणु अटैक कर रहा है,
अमेरिका क्या बोल रहे हैं, ये सब दिन भर यही सब दिखाते दिखाते उनका समय चला जाता है। और जो समय बचता है वो देश में जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ये लोग कैसे लोगों का भलाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, कहाँ कुछ धर्मीय अपना काम कर रहे हैं, वो सब दिखाने में उनका समय निकाल जाता है। इसलिए आपको ये जिम्मा उठाना पड़ेगा दोस्तों। आप सारे समाज सेवी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, आपकी श्रद्धा करता हूँ कि इतना निस्वार्थ 4 करोड़ लोग हमारे देश में, जितने संख्या में बहुत सारे देश बन जाएंगे, पूरे दुनिया की, भारत को छोड़ के बाकी पूरा दुनिया के समाज सेवी को एक जगह कर देंगे तो भी इतना नहीं होगा जितना हमारे देश में है। हम उसका गर्व महसूस करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फ़ोन नंबर, पता और किस विषय में आप मदद कर सकते हैं, ये आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप दे दीजिए, तो लोगों का बहुत उपकार होगा। कैसा लगा मेरा ये निष्कर्ष ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो उसमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको उसमें पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा हौसला बुलंद हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।